हेलो डियर फार्मा एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज इस वीडियो डिस्कशन में हम देख रहे हैं गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर का 2024 का पेपर। ओरिजिनल पेपर हम डिस्कस करने वाले अगेन। एंड ये जो पर्टिकुलर ड्रग इंस्पेक्टर की एग्जाम हुई थी गुजरात में, ये टोटल 32 पोस्ट के लिए हुई थी। इसका जो एडवर्टीजमेंट था वो सितंबर 2023 में आया था। एंड इसकी जो एग्जाम थी वो 21 जुलाई 2024 में हुई है, यानी कि हाल ही में ये एग्जाम हुई है। इसका ओरिजिनल पेपर हमारे पास आ चुका है, इसी को हम डिस्कस करेंगे। इसकी आंसर की आनी अब तक बाकी है। जब वो आंसर की आएगी तब हम एक और बार एकदम डिटेल डिस्कशन करेंगे, जो भी चेंजेस हुए होंगे वो भी डिस्कस करेंगे। गॉट इट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी, आपको कोई भी चीज की जरूरत हो, ड्रग इंस्पेक्टर का कोई भी कोर्स हो, कोई भी हार्ड कॉपी हो, यानी कि कोई भी बुक्स आपको ऑर्डर करनी हो, कोई भी कोर्स आपको लेना हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट आपका फ्रेंडली ऐप है जीडीसी। ये गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और इंस्टॉल करना है इस ऐप को। एंड देन इंस्टॉल करने के बाद आपको जो भी चीज चाहिए होगी, जो भी कोर्स चाहिए होगी, जो भी बुक्स चाहिए होगी, वो सारी की सारी इस ऐप पे अवेलेबल है। जैसे ही आप देखोगे आपके पास जीडीसी ऐप आपको ये भी प्रोवाइड करता है कि आप डेली फ्री क्विजेस दे सको। आपको जस्ट इंटरनेट कॉस्ट के लिए 1 रुपया जो है वो पे करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसके अलावा डेली फ्री क्विजेस होती है वहां पे। देन संडे टू संडे मॉडल पेपर्स होते रहते हैं। तो आप इस चीज का बेनिफिट उठाइए, जाके जीडीसी ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी बुक्स चाहिए होगी, चाहे ड्रग इंस्पेक्टर की कोई भी बुक हो, कोई भी कोर्स हो, आपको सारी की सारी चीज जीडीसी ऐप पे जाके अवेलेबल हो जाएगी। तो जाके उसको डाउनलोड कीजिए एंड देखिए कि क्या क्या चीजें मिल सकती है। वापस से बता देती हूँ, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, जीडीसी क्लासेस मिलेगा, ये लोगो मिलेगा आपको, एंड इसको करना है इंस्टॉल। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर का 2024 का पेपर, ये है सेट डी। एंड आप जैसे कि देख सकते हैं, ये ओरिजिनल पेपर है। यहाँ से हमने रोल नंबर को हटा दिया है टू मेंटेन प्राइवेसी ऑफ दैट इंडिविजुअल। टाइम जो था 180 मिनट्स था, यानी कि 2 आवर्स का टाइम दिया गया था, सॉरी 3 आवर्स का टाइम दिया गया था। एंड 300 क्वेश्चन, यानी कि 1 आवर में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। यानी कि एकदम ब्रेन का वो इंटेंस पीडी मोड होना चाहिए। एंड 300 क्वेश्चन किसको कहते हैं? ये आपकी मेंटल कैपेसिटी, मेंटल पोटेंशियल को चैलेंज करने वाला थिंग था, क्योंकि आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, आपको उस चीज को रिमेम्बर भी करना है। तो ये चीज जो है 300 क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा जीपैट में 125 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 300 क्वेश्चन का एकदम से बोलते हैं ना फ्लड आ जाना, ये आपके दिमाग को अगर प्रैक्टिस होगी देन इट इज ओके। अगर प्रैक्टिस नहीं थी तो ये काइंड ऑफ मेंटल पोटेंशियल को एक चैलेंज देने वाला काम था। एंड टोटल 300 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था। एंड 180 मिनट्स, जिस तरह से आप देख रहे हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम देखने वाले 1 to 50 क्वेश्चन देखेंगे हम, जिसमें से 10 क्वेश्चन जो होंगे वो हम नॉन फार्मा पार्ट से देखेंगे, एंड 40 क्वेश्चन जो होंगे हम वो फार्मा पार्ट से देखने वाले हैं। गॉट इट? एंड नॉन फार्मा पार्ट जो है वो टोटल 100 क्वेश्चन है। स्टार्टिंग के 100 क्वेश्चन नॉन फार्मा पार्ट के आए, एंड लास्ट के जो 200 क्वेश्चंस थे वो फार्मा पार्ट के थे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ अम्ब्रेला प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू प्रमोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया। जो अम्ब्रेला प्रोग्राम है मेटी ने, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किया है, उस प्रोग्राम का क्या नाम है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडिया में प्रमोट करता है? सो फॉर ऑप्शंस आर इंडिया एआई, एआई इंडिया, डिजिटल इंडिया एंड आर्ट इंट इंडिया। सो ऑप्शन डी जैसे तो कोई अब तक प्रोग्राम नहीं सुना। एंड इसके लिए आपको क्या करना है, लास्ट के मतलब कि आपको करंट इवेंट्स जो चल रहे होते हैं उनसे थोड़ा टच में रहना पड़ेगा, ताकि ड्रग इंस्पेक्टर में जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन पूछते हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो 6 मंथ के करंट अफेयर में आपको टच रहना पड़ेगा उनके साथ। एंड जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की, इम्पोर्टेंट स्कीम्स, देन इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट लॉन्च कर रहा है, ये सारी चीजों पे एक होल्ड होना चाहिए। तो एटलीस्ट आप 6 मंथ का, कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर हो 6 मंथ का करके जाना जरूरी होता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम था, क्योंकि जिस तरह से इंडस्ट्रियल इंटरनेट रेवोल्यूशन हमारा हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हो रहा है, तो उस हिसाब से टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक क्वेश्चन आना वॉज लिटिल बिट एक्सपेक्टेड। एंड इसमें से पूछा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। जिस तरह से डिजिटल इंडिया में आप कंफ्यूज हो सकते थे, बट डिजिटल इंडिया का जस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये एक
मतलब ये एक मोटिव नहीं था। डिजिटल इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिकेम वन ऑफ द पार्ट और वन ऑफ द पैरामीटर उसके अंदर। डिजिटल इंडिया में बहुत सारी अलग चीजें भी आती है, कनेक्टिविटी आती है, नेटवर्किंग आता है। सो डिजिटल इंडिया एज सच आंसर नहीं होना चाहिए था। अगर आपने पढ़ा नहीं होता तो मे बी आप इसको टिक करके आए होगे। सो आपको जो कंफ्यूजन होना था वो ए या बी में होना था, क्योंकि दोनों भी सिमिलरली बेस्ड ऑप्शन है। सो द करेक्ट आंसर इज इंडिया एआई, इसका जो है वो करेक्ट आंसर है कि जो अम्ब्रेला प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, उसका इंडिया एआई नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज कि कंजक्टिवाइटिस डिजीज इज आल्सो नोन एज, कंजक्टिवाइटिस डिजीज को क्या कहा जाता है? हम जैसे मेडिकल बैकग्राउंड पीपल के लिए ये इजी क्वेश्चन था। ऑप्शन इज ग्लोकोमा, ऑप्शन बी इज मायोपिया, ऑप्शन सी इज पिंक आई, ऑप्शन डी इज प्रेसबायोपिया। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, दैट इज पिंक आई। हम लोग कंजक्टिवाइटिस को रेड आई या पिंक आई सिंड्रोम भी कहते हैं। ग्लोकोमा तो प्रेशर बढ़ता है हमारे आंखों पे, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया तो आपको पता है, एंड प्रेसबायोपिया आप सर्च कीजिए और देखिए कि क्या है इसका आंसर। सो बेसिकली हमको किस तरह से एलिमिनेट करके एक करेक्ट ऑप्शन ढूंढना, ये आपका काम होना चाहिए वाइल सॉल्विंग एनी एमसीक्यू। देन नेक्स्ट है एनवायरमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन है, एनवायरमेंटल सेक्टर से क्वेश्चन है। इंडिया एम्स टू अचीव द टारगेट ऑफ नेट जीरो एमिशन, ये बहुत चर्चा में था पिछले एक साल से, ये बहुत ही इन करंट इवेंट्स रहा है कि हमारे जो इंडिया ने कमिटमेंट दी है नेट जीरो की, वो कौन से ईयर तक दी है कि हम नेट जीरो एमिशन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। सो इट इज 2070। ऑप्शन थे 2047, 2060, 2050 या 2070। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 2070 में हमने कमिटमेंट दी है कि हम तब तक नेट जीरो एमिशन को अचीव कर लेंगे। देन उसके अलावा मैं आपको एक और चीज बोलती हूँ, अगर आप अपकमिंग ड्रग इंस्पेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इंडिया का जो इंडिया का पंचामृत क्या बोल सकते हैं, पंचामृत डील या ओथ या क्या कह सकते हैं। एनवायरमेंट के टर्म्स में इन्होंने 5 गोल्स रखे हैं, पंचामृत गोल्स। इंडिया ने 5 पंचामृत गोल्स रखे जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एम्स है, जैसे कि कार्बन इंटेंसिटी को डिक्रीज करना 45% तक, एंड उसी तरह से ट्रीज 1 बिलियन ट्रीज को प्लांट आउट करना। तो ये सारे चीज एक 5 गोल्स है, वो 5 गोल्स प्लीज करके जाइए, हो सकता है कि वो पूछा जाए। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन, द फ्रेज डिजिटल कल्चर रेफर्स टू, जो ये फ्रेज है डिजिटल कल्चर वो क्या रेफर करता है? द वे कंप्यूटर लैपटॉप्स एंड मोबाइल्स आर यूज्ड, the behavior, practice, and values that develop from the use of digital technologies, the way student learns from the smart technology, and the way people interact with the audio visual technology. So इसको किस तरह से eliminate कर सकते थे? The way computers, laptops and mobiles use is a digital culture, क्योंकि डिजिटल में सिर्फ क्या कंप्यूटर लैपटॉप्स एंड मोबाइल आता है, ये कल्चर डिजिटल की बात कर रहा है बट साथ ही साथ कल्चर की बात कर रहा है। तो जब चीजें कोई पता नहीं हो तो किस तरह से कर सकते हैं हम उस पर्टिकुलर वर्ड को है ना ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ब्रेक डाउन करके उसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो मीनिंग को सर्च कीजिए एंड उसको रिलेट कीजिए ऑप्शंस के साथ। डिजिटल तो ये जो पर्टिकुलर चीज है वो सिर्फ डिजिटल को रेफर कर रही है बट कल्चर को रेफर कर रही है नहीं। सो ये ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। नेक्स्ट है द बिहेवियर, प्रैक्टिस एंड वैल्यूज जो कि डेवलप होती है बिकॉज ऑफ दिस यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। अब तक का ऑप्शन ए के बाद ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर लग रहा है, बट हम ऑप्शन सी की तरफ जाते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है द वे स्टूडेंट लर्न फ्रॉम दी स्मार्ट टेक्नोलॉजीज। क्या डिजिटल कल्चर सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए? ये एक बार सोचिए, क्योंकि जो भी चीज हम बनाएंगे वो होलिस्टिकली यूज किया जाएगा। सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से यूज किया जाएगा? क्वेश्चन मार्क। वाई ओनली स्टूडेंट्स, वाई ओनली वन पर्टिकुलर कैटेगरी इज टारगेटेड? सो ये भी डाउटफुल क्वेश्चन, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट इज द वे पीपल इंटरैक्ट विद द ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी। तो ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी से किस तरह से इंटरैक्ट हो रहा है, ये ऑप्शन भी क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पे कल्चर की बात की है एंड कल्चर इज नॉट जस्ट अबाउट इंटरैक्शन, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, दैट इज द बिहेवियर प्रैक्टिस वैल्यूज दैट डेवलप फ्रॉम द यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करने की वजह से जो बिहेवियर, जो प्रैक्टिसेस, जो वैल्यूज डेवलप होते हैं उसको कहा जाता है डिजिटल कल्चर। देन विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट मेन लैंड कोस्ट लाइन इन इंडिया? ये क्वेश्चन पूछना जाहिर सी बात है बिकॉज बीइंग अ गुजरात का ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम, ये क्वेश्चन आना जरूरी है बिकॉज इट इज काइंड ऑफ लाइक उनका जो है ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रेंथ है गुजरात की। सो द ऑप्शंस आर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र,
तमिलनाडु एंड गुजरात। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज गुजरात। ये गुजरात के पीपल को पता होगा कि जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन होती है हमारे इंडिया की जो है ये गुजरात है। ये मेजर मेनलैंड कवर करता है टुवर्ड्स द कोस्ट। ठीक है, देन उसके बाद द परमानेंट कैंपस ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पोलिसिंग इज लोकेटेड इन। सो जो नेशनल अकेडमी ऑफ कोस्टल पोलिसिंग है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ऑप्शन इज ए द्वारका गुजरात, बी भुज गुजरात, सी कच्छ गुजरात एंड डी सलाया गुजरात। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए द्वारका गुजरात में ये पर्टिकुलर अकेडमी लोकेटेड है, नेशनल अकेडमी फॉर कोस्टल पुलिसिंग। नेक्स्ट इज द इंडियन वाइल्ड एज सेंचुरी इन गुजरात इज सिचुएटेड इन। गुजरात में जो इंडियन वाइल्ड एज सेंचुरी है वो कहाँ सिचुएटेड है? ऑप्शन ए इज लिटिल रन ऑफ कच्छ, ऑप्शन बी इज वंसदा नेशनल पार्क इन नवसारी, ऑप्शन सी इज जम्बूगोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन वडोदरा एंड ऑप्शन डी इज वेलावदार नेशनल पार्क इन भावनगर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ये जो इंडियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो वाइल्ड एस के लिए बहुत फेमस है एंड ये जो पर्टिकुलर सेंचुरी है वो लोकेटेड है लिटिल रन ऑफ कच्छ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि यहाँ से हमको क्या पता चला? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो पर्टिकुलर स्टेट की है, क्योंकि ये स्टेट बेसिस एक स्टेट का एग्जाम था तो उस स्टेट के बारे में हमको इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए, जो उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, जो जो कहते हैं ना जो जो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पर्सनालिटीज है वहाँ के, देन उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स उस पर्टिकुलर लोकेशन पे ली गई है, ये सारी चीजों का जान पहचान रखना इम्पोर्टेंट है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 टॉक्स अबाउट, ये जो है ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है वो एंशियंट इंडिया का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है सुरकोटाडा इन कच्छ इज नोन फॉर। ये अगर मैं ये कह सकती हूँ कि जिन्होंने एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी है बेसिक हिस्ट्रीज की, एंड मोस्टली नहीं पढ़ते हैं, 99% तो नहीं पढ़ी होगी, एंड अगर आपने गुजरात का इन स्पेसिफिकेशन कुछ हिस्ट्री पढ़ लिया होगा देन आपको ये आंसर आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है सुरकोटाडा इन कच्छ इज नोन फॉर। जो सुरकोटाडा है उसको वो किस लिए स्पेशलिस्ट है? ऑप्शन ए इज रेमिनेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बी इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर बार्किंग डियर, C is perlite production and D is shale gas reserve. So the correct answer for this is remnant of Indus Valley civilization के लिए फेमस है सुरकोटाडा इन कच्छ। एंड यहाँ पे जो है वो हॉर्स बरियल फाइंड किया जाता है। हॉर्स को बरी करने का एक प्रोसेस था, तो ये मोस्टली जो सुरकोटाडा जो रीजन है वहां पे मोस्टली हॉर्स के रिमेनेंट्स मिले थे इंडस वैली के टाइम पे, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे, तो इसलिए ये जो पर्टिकुलर एरिया था वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। एज सच आईवीसी दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है यूपीएससी के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसी तरह से हम देख सकते हैं जैसे कि पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में एज सच मॉडर्न एंशियंट इंडिया की जो हिस्ट्रीज होती है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, एंड स्पेशली इंडस वैली सिविलाइजेशन। देन उसके बाद द क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लिया, 9 और 10 देखेंगे एंड देन उसके बाद हम फार्मा पोर्शन पे चले जाएंगे। पेंटिंग्स ऑफ विच फेमस आर्टिस्ट वाज कमीशन बाय महाराजा ऑफ बड़ौदा ऑफ लक्ष्मी विलास पैलेस। आई होप ये पर्टिकुलर पेज विजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि ओरिजिनली खींचा गया है विद कैमरा एंड ये टाइप्ड नहीं है, इसलिए आपको जैसा दिख रहा है वी हैव टू गेट इट। ठीक है, so painting of which famous artist was commissioned by Maharaja of Baroda for Lakshmi Vilas Palace? Option is Natwar Bhavsar, Abdul Ghaffur Khatri, Raja Ravi Verma and Ravi Shankar Rawal. So अगर हम इसको डिड्यूस करना चाहे तो रवि करके दो सिमिलर ऑप्शन है, तो अगर आपको तुक्का भी मारना हो तो जाहिर सी बात है सी या डी में से आपको किसी को एक ऑप्शन चूज करना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो है सी राजा रवि वर्मा। उनकी जो पेंटिंग्स थी महाराजा ऑफ बड़ौदा ने फॉर लक्ष्मी विलास पैलेस यूज की गई थी। ठीक है, देन है क्वेश्चन नंबर 10, द लास्ट क्वेश्चन फॉर द नॉन फार्मा पार्ट। नेक्स्ट जो सारे क्वेश्चन जो होंगे वो नेक्स्ट सीरीज में हम देखेंगे। नवलखी स्टेप वेल इज लोकेटेड इन। जो नवलखी स्टेप वेल है वो कहाँ लोकेटेड है? ऑप्शन ए लक्ष्मी विलास पैलेस इन बड़ौदा, विजय विलास पैलेस इन भावनगर, then Prag Mahal in Kutch and Neelam Bagh Palace in Bhavnagar. So the correct answer for this is option A, that is लक्ष्मी विलास पैलेस इन बड़ौदा। वहां पे ये जो है नवलखी स्टेप वेल लोकेटेड है। आपको आई थिंक ये कलर दिख रहा है, यस आई विल यूज नाउ येलो कलर ताकि आपको ज्यादा दिखाई दे। ठीक है,
सो हमने 10 क्वेश्चन नॉन फार्मा के देख लिए हैं। अब हम चलेंगे फार्मा पोर्शन में, 40 क्वेश्चंस दिखेंगे वहां पे। यस, यहाँ से आपको क्लियरली कुछ दिखाई दे रहा होगा। आपको 101 से, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 1 to 100 जो है उन्होंने नॉन फार्मा पार्ट डाला है, 101 से लेके 300 तक जो है वो फार्मा पार्ट है। ठीक है, सो हम फार्मा पार्ट अभी देख रहे हैं। मैच द करेक्ट पेयर ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल क्लासेस ऑफ ड्रग्स एंड एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको मॉर्फोलॉजी यानी कि कॉग्नोसी पार्ट से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आपको बोला है कि हमको मैच करना है जो ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासेस दी गई है उनके ड्रग के साथ। सो यानी कि बायोलॉजिकल सोर्स आपने किसी का किया होगा, सोर्स भी किया होगा, तो आपको पता चल जाएगा। ए रूट्स, बी वुड्स, सी राइजोम्स, डी बार्क। एंड उसी तरह से ड्रग्स कौन से, क्वासिया, टर्मरिक, कुर्ची एंड रावल्फिया। सो आपको डिटरमाइन करना है कि कौन करेक्ट है। एंड आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मैच करके, जिसमें से आप देख सकते हैं ऑप्शन A4, B1, C2, D3, इस तरह से ऑप्शंस को मैच करना है। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। आई होप नाउ दिस इज विजिबल, या मुझे रेडी लेना पड़ेगा। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जिसमें से A4 से मैच कर रहा है, यानी कि हम लोग रूट्स ऑफ रावल्फिया यूज करते हैं। देन B1 से मतलब वुड्स ऑफ कॉसिया, कॉसिया का वुड हो गया। राइजोम, राइजोम टर्मरिक का राइजोम हम यूज करते हैं, मतलब टर्मरिक का राइजोम जो है उसका मॉर्फोलॉजिकल क्लास ऑफ ड्रग हो गया। राइजोम यूज करते हैं हम लोग टर्मरिक के लिए। एंड बार्क जो है वो कुर्ची बार्क, जी ये तो सबको पता है। तो आप अगर D3 कर देते तो आप फिर दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते, क्योंकि D3 तो दो ऑप्शन में ही दिया गया है। देन आपके पास बचता ए के लिए। सो ए रूट्स जो है हम रावल्फिया के यूज करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप डिराइव कर सकते थे। देन आता है क्वेश्चन नंबर 102। म्यूरेक्साइड टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। यहाँ पे केमिकल टेस्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पूछा है जो म्यूरेक्साइड टेस्ट होता है वो किसके आइडेंटिफिकेशन में यूज किया जाता है। सो द ऑप्शन इज pyrimidine अल्कोलॉइड, प्यूरिन अल्कोलॉइड, क्विनाजोलिन अल्कोलॉइड या स्टेरॉइडल अल्कोलॉइड। एक बात याद रखना, यहाँ पे सारे अल्कोलॉइड ऑप्शन दिए हैं और हमको पता है ये अल्कोलॉइड के आइडेंटिफिकेशन में यूज किया जाता है। अगर इसमें से एक भी ग्लाइकोसाइड होता तो आप आराम से एक भी ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे। तो इस तरह से भी आपको देखना है कि कैटेगरी वाइज भी कोई एलिमिनेशन पॉसिबल है या नहीं। सो म्यूरेक्साइड टेस्ट इज यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द करेक्ट आंसर इज प्यूरिन। प्यूरिन अल्कोलॉइड के आइडेंटिफिकेशन में हम म्यूरेक्साइड टेस्ट को यूज करते हैं। देन आता है क्वेश्चन नंबर 103, जिसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्रोपेन अल्कोलॉइड। प्रोपेन अल्कोलॉइड के डिटेक्शन के लिए कौन सा केमिकल टेस्ट यूज करते हैं। ऑप्शन ए इज वैन अर्थ टेस्ट, ऑप्शन बी इज विटालिमोरिन टेस्ट, ऑप्शन सी इज लिबरमन-बुर्चार्ड टेस्ट एंड ऑप्शन डी इज नाइट्रस ऑक्साइड टेस्ट। सो इसको आपको पता ही होगा, आपको जस्ट एक बार देख लेना है कि कौन से रिंग्स है, उसके लिए कौन से केमिकल टेस्ट है। एक बार जस्ट आपको पता भी होगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज विटालिमोरिन टेस्ट। हम जो प्रोपेन अल्कोलॉइड होता है उसके लिए स्पेसिफिक एंड बहुत बार बहुत मोस्ट फेमस क्वेश्चन है ये विटालिमोरिन टेस्ट वाला। ठीक है, सो इसलिए द करेक्ट आंसर इज विटालिमोरिन टेस्ट। आपको बाकी के सारे टेस्ट देख लेने हैं। सी आप नहीं भी देखोगे ना तो कोई बात नहीं, जब इसकी आंसर की एक बार आ जाएगी ना तो हम एक बार इन डिटेल सारे ऑप्शन टू ऑप्शन भी एनालाइज करके देखेंगे, विथ एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। तो उसकी टेंशन मत लीजिए, आप जस्ट GDC क्लासेस से सब्सक्राइब रहिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। देन आता है क्वेश्चन नंबर 104, जिसमें कहा गया है सब्सिडरी सेल अरेंज पैरेलल टू द गार्ड सेल इज नोन एज। जो सब्सिडरी सेल्स होते हैं ये स्टोमेटा में, जो ये स्टोमेटा है इसके जो सब्सिडरी सेल होते हैं वो पैरेलली ऐसे प्लेस्ड हो तो इसको क्या कहा जाता है, इज नोन एज डैश स्टोमेटा। पैरासाइटिक स्टोमेटा, डायासाइटिक स्टोमेटा, एनिसोसाइटिक स्टोमेटा एंड एनोमोसाइटिक स्टोमेटा। सो जो पैरासाइटिक स्टोमेटा है वो P फॉर पैरेलल, P फॉर पैरासाइटिक। सो इस तरह से जो करेक्ट आंसर था वो है पैरासाइटिक स्टोमेटा जो है वो अरेंज किया जाता है। आपको लग रहा होगा फार्मा पोर्शन में लिटिल बिट इजी पूछा गया है, बट उन्होंने सब मिक्सचर डाला, इजी भी है टफ भी है, आपको आगे आने वाले क्वेश्चंस में पता चल जाएगा। सो 104 में करेक्ट आंसर है पैरासाइटिक। देन क्वेश्चन नंबर 105 सेड कि हायोसाइमिन इज यूज्ड एज कोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक, एड्रिनर्जिक या 5-HT ब्लॉकर्स। सो इसमें भी अगेन क्लासिफिकेशन आ गया फ्रॉम कॉग्नोसी पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो
For this, the correct answer is option B, that is एंटीकोलिनर्जिक हायोसाइमिन को हम एंटीकोलिनर्जिक्स के तरह यूज करते हैं। देन आता है क्वेश्चन नंबर 106, जिसमें आपको कैटेगरीज ऑफ अल्कोलॉइड्स दिया गया है एंड देन आपको अल्कोलॉइड्स दिया गया है। देन इस कैटेगरी ऑफ अल्कोलॉइड को, यानी कि एक रिंग स्ट्रक्चर्स है, उसको मैच करना है उनके स्ट्रक्चर्स के साथ। तो आपको पूछा गया कैटेगरीज में इमिडाजोल रिंग थी, इंडोल है, आइसोक्विनोलिन है और स्टेरॉइडल है। आपने अगर जीडीसी के कोई भी बुक्स अगर इसमें पढ़ी होगी ये प्रिपरेशन में, तो हमारे पास बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन है जिसमें हमने सारा क्लासिफिकेशन वहीं पे डिस्कस भी किया है। सो द ऑप्शंस आर अल्कोलॉइड्स के ऑप्शन जो है पापावरीन, रेजरपिन, पिलोकार्पिन, कोनेसिन, एरिकोलिन या सीडोएफेड्रिन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 106 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में जिस तरह से आपको बोला है, ऑप्शन वन इमिडाजोल रिंग जो है वो पिलोकार्पिन में प्रेजेंट होती है। एक बार आप जब हमारी बहुत अच्छी सी सारी बुक्स है, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए भी अवेलेबल है, आप जाके देखेंगे तो हमने स्ट्रक्चर्स के साथ क्लासिफिकेशन भी है, तो उससे आपको एक आइडिया मिल जाता है। सो पिलोकार्पिन में इमिडाजोल रिंग पिलोकार्पिन में प्रेजेंट है। देन उसके बाद आता है बी, इंडोल के लिए इट इज रेजरपिन में इंडोल रिंग प्रेजेंट है। आइसोक्विनोलिन रिंग जो है वो प्रेजेंट है पेपावरीन में आइसोक्विनोलिन रिंग प्रेजेंट है। एंड स्टेरॉइडल रिंग कुर्ची में, दैट इज कोनेसिन उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसमें प्रेजेंट है। सो स्टेरॉइडल रिंग इज इन कोनेसिन। एंड ये जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस होते हैं वो हमेशा आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपका मेंटल जील टेस्ट किया जाता है, जिसमें से आपको फटाफट, जैसे कि मैंने बोला, आपको 60 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसलिए आपको स्पीड में जाना पड़ता है। एंड ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमेशा आपकी जो स्पीड है वो हमेशा डिक्रीज कर देंगे, इसलिए हमेशा स्मार्ट वर्क के लिए एक भी ऑप्शन आप पहुंच जाते हैं। जैसे कि आपको पता है A3 है, तो आप ए और डी को एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेट करके सिर्फ आपको बाकी के ऑप्शन में से करेक्ट, जैसे कि सी को मैच करना है, तो आपको आंसर मिल जाता है। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क ड्यूरिंग एग्जाम टाइम करना चाहिए। आप ज्यादा एंशियस रहेंगे तो ये स्मार्ट वर्क आपसे होगा नहीं, तो खुद को काम डाउन करके हमेशा एग्जाम देनी है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 107, in which year Gottlieb Haberland proposed that the plant cell can be cultured on the artificial media and developed the concept of in vitro cell culture। So ये जो गॉटलेब हेबरलैंड है, इन्होंने कब प्रपोज किया था कि प्लांट सेल को हम इन विट्रो सेल कल्चर को डेवलप किया था, ये कंसेप्ट को। ऑप्शन इज 1906 में, 1904 में, 1902 में या 1901 में। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1902 में। सो इन्होंने 1902 में ये कंसेप्ट को डेवलप किया था। एज सच बहुत कम लोगों को ये चीज पता होती है, अगर आपको नहीं पता है तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि गॉटलिब हेबरलैंड जो है, इन्होंने ये जो प्रपोज किया था इन विट्रो सेल कल्चर, जो ये कंसेप्ट डेवलप किया है वो 1902 में इन जर्नल्स आ चुका था। ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 108, जिसमें पूछा है द पेयर ऑफ हार्मोन रिक्वायर्ड फॉर द कैलस टू डिफरेंशिएट। यहाँ पे बेसिक से क्वेश्चन पूछा गया है, जो कैलस के डिफरेंशिएशन में कौन से हार्मोन्स का यूज किया जाता है। ऑप्शन इज इथिलीन एंड ऑक्सिन, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, ऑक्सिन एंड एब्सिसिक एसिड एंड साइटोकाइनिन एंड जिबरेलिन। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, जिसमें से जो ऑक्सिन होता है, ये ऑक्सिन माइटोसिस प्रमोट करता है एंड जिबरेलिन, सॉरी साइटोकाइनिन और जिबरेलिन, साइटोकाइनिन शूट के प्रोडक्शन में, शूट के फॉर्मेशन में काम आता है। ठीक है। सो ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन ये दोनों जो है वो कैलस के डिफरेंशिएशन में हेल्प किया जाता है। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 109, जिसमें पूछा गया हैप्लॉइड प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। हैप्लॉइड प्लांट्स को किसके कल्चर के थ्रू ऑब्टेन किया जाता है। एंथर कल्चर, बर्ड कल्चर, लीफ कल्चर या रूट कल्चर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज एंथर कल्चर, जिसको पोलन कल्चर भी कहते हैं हम। ठीक है। सो एंथर या पोलन कल्चर से हमको हैप्लॉइड प्लांट्स ऑब्टेन होते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 दैट इज 110, iridoids are stress compounds characterized by Lamiaceae family,
sesquiterpene with bitter taste, monoterpenes with cyclopentapyrene structure and pseudoalkaloids. So iridoids क्या होते हैं? So basics again question. So इसका जो correct answer है वो है monoterpenoids होते हैं iridoids with cyclopentapyrene structures. ठीक है। देन उसके बाद ये जो क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं इसका जब आंसर किया जाएगा तो एक बार हम वापस से रीचेक कर लेंगे। हो सकता है कोई आंसर्स में चेंजेस हो या किस तरह से आंसर किया है, जो भी चेंजेस है आपको डिस्कस कर लिया जाएगा। एज सच ये मैंने मेरे रिसर्च से सारे आंसर निकाल लिए हैं एंड बाकी हम मैच कर लेंगे जब एक बार आंसर किया जाएगी। देन जाते हम 111 दैट इज क्वेश्चन नंबर 111। Which of the following comorbidities increase the patient's risk in developing digoxin toxicity? Digoxin toxicity को और भी बढ़ावा कौन सी डिजीज देता है? मतलब कोमॉर्बिड कंडीशन पहले से जो डिजीज कंडीशन होती है हमारे बॉडी में या पहले से जो एबनॉर्मलिटीज प्रेजेंट है, ऐसी कौन सी एबनॉर्मलिटीज है जो डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी को और भी एनहांस कर देती है? ऑप्शन इज हार्ट फेलियर, रीनल फेलियर, पार्किंसंस डिजीज या डिमेंशिया। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज आपको पता ही है हार्ट फेलियर जो है ये पर्टिकुलर कोमॉर्बिड कंडीशन जो होगी वो डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी को एनहांस करेगी। इसके अलावा जो है सीवीएस हो गया दैट इज कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो होती है वो एनहांस करती है। देन थायराइड डिजीज जो होते हैं वो भी एनहांस करते हैं ये डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी को। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि डिगॉक्सिन टॉक्सिसिटी को एनहांस करने का काम जो रहता है वो कार्डियोवास्कुलर डिजीज जिसमें से हार्ट फेलियर हमारा एक एग्जाम्पल हो गया और थायराइड डिजीजेज एंड एक्सेट्रा और भी डिजीज होंगे जो इसके मैकेनिज्म से रिलेट कर रहे होंगे वो हमेशा इसकी टॉक्सिसिटी को बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 112 द एग्जाम्पल ऑफ ड्रग बिलोंगिंग टू मरीन सोर्स। यहाँ पे सोर्सेस के बेसिस पे अगेन क्वेश्चन आया जिसमें आपको पूछा है मरीन सोर्स से डिराइव होने वाला कौन सा एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए इज साइटेराबिन, ऑप्शन बी इज चीटिन, ऑप्शन सी इज सर्स्टरक्यूलिया एंड ऑप्शन डी इज हेम। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज साइटेराबिन जो कि सी स्पॉन्ज से हम ऑब्टेन करते हैं। जो एरासी मिलता है हमको जो एंटी कैंसर ड्रग है वो साइटेराबिन से ही मिलता है। ठीक है, सो जो एग्जाम्पल है मरीन सोर्स से हमको जो मिलता है वो है साइटेराबिन जो कि सी स्पॉन्ज से हमको डिराइव होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 113। यहाँ पे बोला है ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट डज नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विथ। यहाँ पे देखो आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं पूछा कि ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट किसके साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है, आपको पूछा किसके साथ नहीं देता, यानी कि इसमें से 3 ऑप्शन जो है उसके साथ वो टेस्ट देता है, एक ऑप्शन ऐसा है जिसके साथ वो नेगेटिव दिखाएगा। सो ये जो चीज होती है अगेन आपको थोड़ा सा इस पे थिंक आउट करना पड़ेगा, इस पे टाइम वेस्ट होगा, थोड़ा आपका सब टाइम यूटिलाइज होगा। सो हमेशा ध्यान से पढ़ के ऑप्शन को सेकेंड राउंड के लिए छोड़िए। ठीक है, एंड यस राउंड से मैं कहती हूँ कि जब भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो तो राउंड्स में सॉल्व करना ताकि आपका जो ब्रेन है आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो जो पर्टिकुलर आंसर रहता है वो थोड़ी देर बाद आपको अगेन पॉप अप हो सकता है। सो इसलिए जब आप फर्स्ट राउंड में श्योर शॉट एकदम 100% जो आंसर आते हैं सिर्फ वही सॉल्व करो। सेकेंड राउंड में देन आपके जो कंफ्यूज्ड जैसे कि 50-50 75-25 का रेशियो वाले जो आंसर होंगे वो सॉल्व कीजिए ताकि तब तक जो है ना हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो पर्टिकुलर आंसर को निकाल देता है ब्रेन से। अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो डेफिनेटली उसका आंसर आएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 113। सो द ऑप्शंस इज मॉर्फिन, बी कोडीन, सी कैफीन या डी एमिटिन। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी कैफीन। जो ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट होता है ये ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट मॉर्फिन के साथ रिएक्शन देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा, कोडिन के साथ रिएक्शन देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा, एमिटिन के साथ रिएक्शन देगा, पॉजिटिव टेस्ट देगा, कैफीन के साथ इट इज नेगेटिव टेस्ट। ठीक है, वी गॉट द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 114। अगेन मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया। तो मैच द फॉलोइंग कितने पूछे गए जस्ट टू वेस्ट योर टाइम, यू हैव टू थिंक प्रॉपरली। 32 पोस्ट, एक पोस्ट ही चाहिए रहती है आपको। ठीक है, सो एक उस मेंटल प्रेशर में आपको करेक्ट आंसर निकालना, यही आपका बेसिकली मेंटल प्रेशर झेलने का कैपेसिटी डिटरमाइन करता है। देन आता गिव द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे ड्रग्स दिए गए हैं एंड उसके यूजेस दिए गए हैं, तो आपको ड्रग्स को उसके यूजेस के साथ मैच करना है। कैम्प्टोथिसिन, बोस्फेलिक एसिड, जिंकोलाइड्स एंड वेल्प्रोट्राइड्स ये ड्रग्स दिए गए हैं एंड यूजेस है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ल्यूकेमिया, ट्रैंक्विलाइजर, रेनॉल्ड डिजीज, एलोपेशिया एंड प्रोस्टेट कैंसर। So the correct answer for this particular question, let
एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, आपको मैं 5 सेकंड का पॉज देती हूँ, आप खुद से एक क्वेश्चन का आंसर चुनो एंड देन उसके बाद आप देखिए कि करेक्ट आंसर वो है कि नहीं। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुंची है और आपको और कितना प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो आई विल वेट 5 सेकेंड्स। प्लीज गिव मी द आंसर, क्या आ सकता है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन बी। क्या आपका करेक्ट आंसर आया? देखो, सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें से क्वेश्चन कैम्प्टोथेसिन जो है वो यूज किया जाता है ल्यूकेमिया में। ठीक है, ब्लड कैंसर, दैट इज। बॉस्फेलिक एसिड जो है वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज किया जाता है। जिंकोलाइट जो है वो रेनॉल्ड डिजीज में यूज किया जाता है। एंड वेल्प्रोट्राइड्स जो है वो ट्रैंक्विलाइजर की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, सो वेल्प्रोट्राइड ट्रैंक्विलाइजर, जिंकोलाइट इज रेनॉल्ड डिजीज, बॉस्फेलिक एसिड इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड कैम्प्टोथेसिन इज ल्यूकेमिया। सो आपने एक चीज को नोटिस किया होगा कि लास्ट के जो एक्स्ट्रा ऑप्शन है, जैसे कि पिछले मैच द फॉलोइंग में भी उन्होंने किया कि जो लास्ट के जो एक्स्ट्रा ऑप्शंस देते हैं वो हमेशा से कोई भी इसमें आए ही नहीं है मैच में। ठीक है, ये उन्होंने एग्जामिनर ने इस तरह से खेला है। देन आता है इसके बाद जो ये जो क्वेश्चन है, आई एम बिट डाउटफुल फॉर द क्वेश्चन नंबर 115, 16 एंड 17 जो भी है, इन तीनों में थोड़ा डाउटफुल हो, तो जब आंसर की आएगी तब 100% पता चलेगा। बट नाउ एज पर माई नॉलेज आई विल टेल यू द आंसर। ठीक है, पहले आपको पूछा गया अल्प निद्रा इज ड्यू टू। हम लोग आयुर्वेदा को इन डिटेल इतना पढ़ते नहीं है, मे बी इस बार गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के इस ड्रग इंस्पेक्टर के पेपर में उन्होंने आयुर्वेदा को मेंशन किया होगा, इसलिए इन लोग ने इतना डिटेल में पूछा है। सो अल्प निद्रा जो है वो किसके वजह से होती है? वात, पित्त, कफा या त्रिदोषा? जो त्रिदोषा है ये तीनों ही त्रिदोषा है। ठीक है, सो आपको डिटरमाइन करना है कि ये जो अल्प निद्रा होती है ये किस दोषास की वजह से होती है। एंड त्रिदोषा मतलब ऑल ऑफ द अबव काइंड ऑफ। देखो किस तरह से पूछने का तरीका है। त्रिदोषा, तीनों भी दोषा मेंशन है यहाँ पे, ये लोग ऑल ऑफ द अबव भी लिख सकते थे लेकिन इन्होंने क्या लिखा? त्रिदोषा। ठीक है, सो आई डोंट थिंक कि आपको इसका आंसर आ रहा होगा, लेकिन एज पर माई नॉलेज ये जो है वो पित्त दोष जो होते हैं उसके एग्रावेट कंडीशन होने की वजह से अल्प निद्रा। अल्प निद्रा क्या होता है? अल्प निद्रा मतलब कि इट इज अल्फा स्लीप, मतलब झपकी आना कहते हैं ना, हम लोग झपकी आ जाती है कुछ भी, जैसे कि लेक्चर्स में बैठे हो तो आपको अचानक से झपकी लग जाती है, तो इसमें क्या होता है, हम लोग वेक भी रहते हैं बट अस्लीप भी रहते हैं, ये दोनों कंडीशंस होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको अल्फा स्लीप बोला जाता है। सो आयुर्वेदा के टर्म्स में जो अल्फा निद्रा होती है वो किसकी वजह से होती है? पित्त दोष जो होता है उसके वजह से होती है। ठीक है, पित्त दोष जो होता है वो फायर एलिमेंट होता है प्लस H2 वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट का मिश्रण है। एंड इस पित्त दोष इज नॉर्मली, पित्त दोष जो होता है वो नॉर्मली हॉट, ऑयली एंड लाइट, इस तरह से इसको हम लोग रिलेट करते हैं। ठीक है, पित्त दोष को। ठीक है, तो जो अल्प निद्रा होती है अल्फा स्लीप कहा जाता है जिसको, वो पित्त दोष के वजह से होती है। देन आपको नेक्स्ट पूछा गया है नित यज्ञ इन आयुर्वेदा इज मेंशन एज आयु पर्याय, काल भेदा, बोथ ए एंड बी एंड रसचयवम, रसाचयवम। सो इसमें जो है अगेन मैं श्योर नहीं हूँ, 115 में श्योर नहीं हूँ, 116 में श्योर नहीं हूँ एंड 117 जो हम देखने वाले उसमें श्योर नहीं हूँ। सो 116 में जो है द करेक्ट आंसर इज आयु पर्याय, बट हो सकता है कि करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी भी हो सके। ऑप्शन डी पक्का से नहीं है, इसके लिए मैं श्योर हूँ कि ऑप्शन डी जो है वो रसा से रिलेशन रखता है, इससे रिलेशन नहीं रखता। नित्य यज्ञ का मतलब होता है डेली रूटीन्स, डेली जो चीज हम कंटिन्यूअसली करते हैं उसको बोलते हैं नित्य यज्ञ। ठीक है, एंड जो आयु पर्याय है ये अगेन ये इससे रिलेशन रखता है, डेली रूटीन से रिलेशन रखने वाला जो टर्म है वो आयु पर्याय है। काल वेदा एज सच वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं इसके लिए मैं अब तक श्योर नहीं हूँ, ये कहीं कालमेघ के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं या काल भेदा को एज सीजनैलिटी के टर्म्स में भी इसका मीनिंग होता है, इसलिए काल भेदा के लिए आई एम नॉट श्योर एंड दैट्स व्हाई इन 116 आई एम टेलिंग यू द करेक्ट आंसर इज ए। आंसर की आने पे पता चलेगा जो करेक्ट आंसर है वो। सो इसको होल्ड पे रखेंगे बट स्टिल आयु पर्याय मेरे हिसाब से करेक्ट है। सो नित्य यज्ञ इन आयुर्वेदा इज मेंशन एज आयु पर्याय, जो कि डेली रूटीन से मतलब जो हम लोग रूटीनली कोई चीज करते हैं उसको नित्य यज्ञ बोलते हैं। नित्य मतलब
नियमित स्तर पे जो चीजें करते रहते हैं उसको कहते हैं डेली काइंड ऑफ थिंग्स। देन इज क्वेश्चन नंबर 117, जिसमें आपको बोला गया है द मेडिसिनल प्लांट मेंशन अंडर रसायन promotes the quality of body tissue through which of the following way। जो मेडिसिनल प्लांट रसायन के अंडर दिए गए हैं वो हमारे बॉडी टिश्यूज के क्वालिटी को प्रमोट करते हैं कौन से वेज से। सो देर आर ऑप्शंस इज पोषका, रसा, सोत्रास, अग्नि एंड ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो करेक्ट आंसर है काइंड ऑफ 90% श्योर कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन भी बताती हूँ। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होने के ज्यादा चांसेस है। पोषका रसा जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स टिश्यू तक पहुंचाता है, नरिशमेंट टिश्यू को देना, टिश्यूज को न्यूट्रिएंट देना, ये जो काम होता है वो पोषका रसा का होता है, न्यूट्रिएंट्स टू द टिश्यू, या हम कह सकते हैं नरिशमेंट। ठीक है। और जो ये स्रोतरास जो होते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स की तरह काम होते हैं। स्रोतरास इन द सेंस चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कह सकते हैं, नॉट अगेन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स कह सकते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होना, वेस्ट का किस तरह से आउटफ्लो होना, तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है हमारे क्वालिटी ऑफ बॉडी टिश्यूज को मेंटेन करने के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए। सो सोत्रास भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की तरह एक्ट करके, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट की तरह एक्ट करके, जो कि न्यूट्रिएंट को एंड टॉक्सिस एलिमेंट को अपने अपने जगह पे, अपने अपने चैनल पे डिस्ट्रीब्यूट करता है। देन जो अग्नि तत्व होता है, अग्नि, ये जो है डाइजेशन में काम आता है। ठीक है। एंड डाइजेशन होगा तब जाके न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स होंगे वो टिश्यूज तक पहुंचाने का काम सोत्रस चैनल्स के थ्रू होता है, और पोषक रसा अगेन नरिशमेंट करने का काम करता है। तो एज सच जो है वो तीनों भी आंसर होने चाहिए, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। बट जो भी करेक्ट आंसर होगा विल सी वंस द ओरिजिनल आंसर की विल बी इन आवर हैंड। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 170 का अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज इट इज ऑल ऑफ द अबव, दैट इज पोषका रसा, सोत्रास एंड अग्नि, ये तीनों भी तत्व चाहिए रहेंगे एज पर रसायन। देन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विच केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हीना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरिंग प्रॉपर्टीज। यहाँ पे अगेन कॉग्नोसी का क्वेश्चन है। जस्ट बिकॉज उनको 300 क्वेश्चंस बनाने हैं, उसमें से भी 200 फार्मा के क्वेश्चन, तो एक एक टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है। यहाँ पे आपको पूछा हुआ गया है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि हीना में यूज किया जाता है, जो कलरिंग प्रॉपर्टीज दिखाता है। ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि हीना, जो मेहंदी भी यूज करते हैं मोस्टली लेडीज, तो वो जो कौन सी कलरिंग प्रॉपर्टीज उसके कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट से पता चलती है। ऑप्शन इज ए करक्यूमिन, ऑप्शन बी इज गैलिक एसिड, ऑप्शन सी इज लॉसन एंड ऑप्शन सी इज लॉसिक एसिड। अगेन 5 सेकेंड के लिए पॉज देती हूँ, प्लीज इसको, इसका आंसर ढूंढिए क्या आ सकता है। सो आई थिंक आपको मिल गया होगा इसका आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है लॉसन। ये जो है वो रेड ऑरेंज पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। सो ये जो लॉसन जो प्रेजेंट है ये हीना में ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि रेड ऑरेंज पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। करक्यूमिन तो हम टर्मरिक में देखते हैं। ठीक है। उसी तरह से गैलिक एसिड, इलाजिक एसिड, कतेजिन्स, ये सब हमने पढ़ा था। एंड लॉसिक एसिड, लॉसन, ये दोनों रिलेशन रखते हैं, इसलिए दोनों में से एक आंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। आप जस्ट है ना, कोई भी एग्जाम हो, ये मैं आउट ऑफ खुद के वे से बता रही हूँ एज सच, कि जब भी कोई क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डेटरमाइन करते हो ना, तो कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल हो पा रही है क्या, वो भी चीज एक बार चेक कर लेना कोई भी क्वेश्चन पेपर में। ठीक है। किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, क्या पता आपको वहां से कोई आइडिया मिल जाए। ठीक है। तो जिस तरह से ये लॉसन और लॉसिक एसिड रिलेटेड है, इस तरह से हमने कितने रिलेटेड क्वेश्चंस देखे, जैसे इंडिया एआई, एआई इंडिया। तो ऐसी कोई ट्रिक्स इस्तेमाल हो रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, ये भी चीजें एक बार डिटरमाइन, खुद से डिटरमाइन करने की कोशिश कीजिए, किसी पे डिपेंडेंट मत रहिए। ठीक है। तो हमको पता चल गया केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसका आंसर है लॉसन, सी ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 119 which says which of the following possess skin lightening and cooling properties। चार ऑप्शन दिए, उसमें से स्किन लाइटनिंग एंड कूलिंग प्रॉपर्टी किसके पास है। ऑप्शन ए इज तुलसी, ऑप्शन बी इज क्यूकम्बर, ऑप्शन सी इज चंदन, या ऑप्शन डी इज नीम। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चंदन। चंदन यानी कि सैंडलवुड।
ठीक है। एज सच क्यूकम्बर में भी कूलिंग प्रॉपर्टी है। क्यूकम्बर में स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टी है कि नहीं, मतलब लाइट स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टी में भी मिनिमल क्वांटिटी होगी क्यूकम्बर में भी, बट जो मोस्ट मोस्ट accurate answer जो है for this question, it is chandan, that is sandalwood, which will possess both skin lightening as well as cooling property. क्यूकम्बर में 100% कूलिंग प्रॉपर्टी है, ये तो हमको पता है, लेकिन चंदन में ही ऐसी चीज है। आपने चंदन के बहुत सारे मतलब सैंडलवुड से बेस्ड क्रीम्स भी देखे होंगे, ठीक है। तो इससे आपको एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस दिया होता तो ये आंसर आपको आ जाता। आप कंफ्यूज नहीं होते फिर क्यूकम्बर एंड चंदन में। एंड यस आई नो कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा इन्हीं दो ऑप्शन में। देन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल इंग्रेडिएंट इम्प्रूव द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेल्थ एंड ऑल्सो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। ऐसे कौन से इन चारों में से एजेंट्स है जो कि फंक्शनल इंग्रेडिएंट है, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल जीआईटी का हमारा हेल्थ और कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में यूज किया जाता है। ऑप्शन इज ए डाइटजीन, option B is sterols, option C is fructooligosaccharides, and option D is PUFA, that is polyunsaturated fatty acid. Again, I will give you 5 seconds. Please think it off and give me the answer. Give yourself the answer. फिर हम देखेंगे correct answer. So I think you got the correct answer. इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी। फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं वो जो फंक्शनल इंग्रेडिएंट है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं एंड कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को प्रमोट करते हैं, क्योंकि फ्रक्टो ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, शॉर्ट चेंज फ्रक्टोज मॉलिक्यूल है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब तक हमने 20 क्वेश्चंस देख ली, 30 क्वेश्चंस देख लिए, अभी लास्ट के 20 क्वेश्चंस बचे हैं, तो हम वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन है, द सेक्शन विच डील्स विद आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स इन विच चैप्टर ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। यहाँ पे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के चैप्टर्स पूछे गए हैं। अगर ये जो क्वेश्चन पेपर है, ये जो जीपी गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर है, ये भी संडे को एग्जाम हुई है 21 को, एंड इसके पहले मैंने आरआरबी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है 2 पार्ट में, एंड एमपीएससी महाराष्ट्र सर्विस पब्लिक कमीशन का पेपर डिस्कस किया है 2 पार्ट में। इन दोनों पार्ट में से किसी में तो ये क्वेश्चन चैप्टर्स का जो है मैंने इन डिटेल डिस्कस किया। अगर किसी ने भी वो वीडियो देखी होगी ना तो उसको ये आंसर अपने आप मिल गया होता। इसलिए कोई भी गवर्नमेंट का एग्जाम हो तो वो कहीं ना कहीं रिलेशन रखेगा। मैंने सारे वीडियोस में एक्सप्लेनेशन दिया है, सारे ऑप्शंस के एक्सप्लेनेशन दिए हैं, चाहे फिर वो ऑप्शन 2 पूछा हो या करेक्ट आंसर भले ही चैप्टर 4 हो, लेकिन मैंने सारे ऑप्शंस को भी डिस्कस किया है। तो वो जाके पार्ट्स देखिए, आरआरबी के मैंने डिस्कस कर लिया है, एंड एमपीएससी महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमिश्नर का असिस्टेंट कमिश्नर का पेपर था वो डिस्कस किया है। ये भी दोनों मिला के दो पार्ट है, चार वीडियोस मिलेंगे टोटल, चारों के चारों देखो, आपके लिए बेनिफिट है, आपको देखनी है तो देखो, वरना आप चाहे तो नहीं भी देख सकते, नो फोर्सिंग। सो उसमें सेम मैंने ये चैप्टर्स पूरा 5 चैप्टर्स वहां पे डिस्कस किए हैं, एंड सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शंस आर चैप्टर 2, चैप्टर 4A, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 1। जैसे मैंने बोला था, अगेन यहाँ पे रिलेशन आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह से यहाँ इस पेपर में ऐसा चीज हुआ है, तो इसके प्रीवियस ईयर अगर कोई पेपर हो गया, किसी ने अच्छे से एनालाइज किया होगा तो उनको पता चल गया होगा कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स यूज हो सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चैप्टर 4A। देन आता है क्वेश्चन नंबर 122, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये नॉट करेक्ट, ये सारी चीजें है ना, मेन एग्जाम में जब कम टाइम होना तो बहुत बहुत प्रेशर देती है। बायोडायनामिक एग्रीकल्चर एम्स टू promote the health and vitality of soil, plants, animals, and humans. Biodynamic farmers also consider lunar and astrological cycle in their planting and harvesting decision. Biodynamic agriculture is entirely different from the organic farming and none of the above. इसमें से कौन सा सही नहीं है? बायोडायनामिक एग्रीकल्चर जो किस टाइप का एग्रीकल्चर होता है, जो कि एथिकल प्रैक्टिस एज वेल एज नॉर्मल प्रैक्टिस यूज करते हैं, एंड एज वेल एज कॉस्मिक फोर्सेस को भी ये उतना ही बोलते हैं ना इम्पोर्टेंस देते हैं। नॉट जस्ट एग्रीकल्चर, ये बेस्ड ऑन सीजनैलिटीज, क्या चीजें चल रही, जैसे कि यहाँ पे पूछा है लूनार एंड एस्ट्रोलॉजिकल साइकिल्स। सो बायोडायनामिक एग्रीकल्चर एक टाइप का एग्रीकल्चर है जिसमें हम सारे टाइप्स के एग्रीकल्चर जो फॉलो होता है ना, हम लोग एथिकल वे से ये एग्रीकल्चर करते हैं, प्लस हम लोग इसमें एस्ट्रोलॉजिकल या कॉस्मिक
एस्ट्रोलॉजिकल या कॉस्मिक एस्पेक्ट भी देखा जाता है इस एग्रीकल्चर में, ठीक है। ऐसा अगर आपने ये नहीं पढ़ा होता तो भी आप किस तरह से डिराइव करते हैं, कभी भी ना ऐसे जो स्टेटमेंट बेस्ड ऑप्शन होते हैं ना, उसमें एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स कौन से है ना, एक्सट्रीम मतलब कि ये जनरल क्वेश्चन है, इसमें से एक्सट्रीम स्टेटमेंट को हटाने की कोशिश करो। अगर हम नॉर्मली ये स्टेटमेंट को पढ़े, जैसे कि बायोडायनामिक एग्रीकल्चर एम्स टू प्रमोट द हेल्थ एंड वाइटलिटीज ऑफ द सॉइल, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, हो सकता है यस। बायोडायनामिक, ऐसा सोचो, खुद से सोचो, बायोडायनामिक फार्मर्स ऑल्सो कंसिडर लूनर एंड एस्ट्रोलॉजिकल साइकिल इन देयर प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग डिसीजन, हो सकता है, बट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर सी कहता है बायोडायनामिक एग्रीकल्चर इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर इसने ये एंटायरली जो होता है ये एक्सट्रीम वर्ड होता है, ठीक है। सो इस एक्सट्रीम वर्ड को हटा दे तो ये जो ऑप्शन है वो हमारा नॉट करेक्ट में आता है, क्योंकि ये जो बायोडायनामिक एग्रीकल्चर होता है ना, इट इज नॉट एन एंटायरली डिफरेंट, ये कुछ रिलेशन रखता है, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है। दोनों जो बायोडायनामिक एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग है, दोनों भी है ना केमिकल पेस्टिसाइड जो होते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इनको यूज करने, ये यूज नहीं करते, ठीक है। ये जो बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, दोनों में एक सिमिलैरिटी ये है कि ये दोनों भी केमिकल फर्टिलाइजर का प्रमोशन नहीं करते, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना है एग्रीकल्चर में, इसका प्रमोशन ये दोनों भी नहीं करते। तो ये कैसे हो गया कि एंटायरली डिफरेंट, कोई तो रिलेशन हो गया ना ऑर्गेनिक फार्मिंग का। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि बायोडायनेमिक फार्मिंग या बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर का ऑर्गेनिक फार्मिंग एक पार्ट है, ठीक है, ये भी कहा जा सकता है। तो अगर हम लोग बेसिक जस्ट थोड़ा सा सोचे और एक्सट्रीम वर्ड्स को एलिमिनेट करते ना, तो हमको ये आंसर मिल चुका होता। बट ये बहुत कम लोग हैं जो इन चीजों के बारे में जानते हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये चीजें आपके तक पहुंचे, इसलिए मैं आपसे ये चीजें डिस्कस कर रही हूँ। बट इसको बार बार ना यूज कीजिए, एज ए जनरल स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें यूज कीजिए, ठीक है। ये आपके जो सिलेक्शन के चांसेस है वो बढ़ाने के पॉसिबिलिटी रखता है। सो बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर जो हेल्थ वाइटलिटी बढ़ाता है, ये एस्ट्रोलॉजिकल वे से भी, कॉस्मिक वे से भी कंसिडर करता है। लूनर और एस्ट्रोलॉजिकल साइकिल जब उसको प्लांटिंग का डिसीजन एंड हार्वेस्टिंग का डिसीजन लेना हो, एंड बायोडायनेमिक ये एंटायरली डिफरेंट नहीं है, कुछ तो रिलेशन रखता है ऑर्गेनिक फार्मिंग से, ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ हर्ब ड्रग इंटरैक्शन इज डैश दैट लीड्स टू चेंजेस इन फार्माकोकाइनेटिक ऑर्डर ऑफ द ड्रग। ऐसा कौन सा इंटरैक्शन है जो कि ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक को चेंजेस करता है? हर्बल मेडिएटेड इनहिबिशन ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, हर्बल मेडिएटेड स्टिमुलेशन ऑफ ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम, इनहिबिशन स्टिमुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, या डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑल ऑफ द अबव। सारे के सारे जो है इंटरैक्शन जो है वो फार्माकोकाइनेटिक ऑर्डर्स ऑफ द ड्रग जो है उसको चेंजेस कर सकते हैं। अगेन जब आंसर की आएगी तब हम इसको चेक कर लेंगे, बट मेरे हिसाब से तीनों भी करेक्ट आंसर है, चाहे फिर वो एंजाइम स्टिमुलेट कर रहा हो, इनहिबिट कर रहा हो, या दोनों भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से कोई रिलेशन रखता हो। देन आता क्वेश्चन नंबर 124 विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। अगेन नॉट करेक्ट वाला स्टेटमेंट, एंड ये थोड़ा पेटेंटिंग टर्म से रिलेशन रखता है। आपसे पूछा गया है ट्रेडिशनल इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज नॉट पेटेंटेबल, न्यू यूज ऑफ हर्बल मेडिसिन is not patentable, new isolation process of phytoconstituent is patentable, and modification in traditional Ayurvedic formulation is patentable। इसमें से पूछा कौन सा चीज करेक्ट नहीं है, ठीक है। सो इसमें से जो पहले करेक्ट है उसको एलिमिनेट कीजिए, और जो इनकरेक्ट है वो आपके पास आ जाएगा। सो थिंक ऑफ, थोड़ा सा इस पे जोर डालिए और थोड़ा सोचिए। आई विल गिव यू 5 सेकेंड अगेन। आई थिंक यू गॉट द आंसर। मैं फिर भी बता देती हूँ हम किस तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। पहली तो चीज जो मॉडिफिकेशन होता है इन ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन वो पेटेंटेबल है। द आंसर फॉर दिस इज करेक्ट, यस। जो ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन एज सच पेटेंटेबल नहीं है, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो नोन होती है, ठीक है, तो उनको तुम पेटेंट नहीं करवा सकते। सो जो ट्रेडिशनल इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो नॉट पेटेंटेबल है, ये करेक्ट है। हम लोग ट्रेडिशनल इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम को पेटेंटेबल नहीं कराते, और उनका जो मॉडिफिकेशन करवाया जाए, कुछ नया चीज जो कि नॉन न्यू हो, नॉवेल हो, नॉन ऑब्वियस हो, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी को होता हो, तो वो पेटेंट करवा सकते हैं। तो ये दोनों चीज करेक्ट है, तो ये दोनों चीज एलिमिनेट हो गए। अब बचा बी और सी। इसमें पूछा गया है न्यू आइसोलेशन प्रोसेस ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट इज पेटेंटेबल, यस। अगर जैसे कि सॉक्सलेट अपैरेटस होता है,
वो भी एक प्रोसेस है, आइसोलेशन की प्रोसेस है। उसी तरह से जो भी प्रोसेसेस होती है, वो जो न्यू आइसोलेशन प्रोसेसेस है वो पेटेंटेबल है, यस, क्योंकि वो ऐसी कोई प्रोसेस जो कि टाइम डिक्रीज करती हो, आपके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट को एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हो, कि डिफरेंट कोई भी प्रोसेस हो, वो प्रोसेस जो है आपका न्यू हो, नॉवेल हो, मतलब पेटेंटेबिलिटी का जो कंडीशन क्राइटेरिया होता है ना, उसको सेटिस्फाई करने वाली चीज है, तो वो आइसोलेशन प्रोसेस को पेटेंट कर सकती है। यस, दिस इज करेक्ट। सो हमारा जो करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर, नॉट करेक्ट आंसर जो है वो बी है, जिसमें से आपको बोला गया है न्यू यूज ऑफ हर्बल मेडिसिन इज नॉट पेटेंटेबल। दिस इज रॉन्ग। न्यू यूज जो हर्बल मेडिसिन का होता है दैट इज पेटेंटेबल, पेटेंट कर सकते हैं। ये जो यूज है अगर वो नॉवेल है, वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल है, वो नॉन ऑब्वियस है, किसी को अब तक उस चीज के बारे में पता नहीं है, भले ही हम लोग सपोज टर्मरिक का हमको जो यूज पता है वो तो यूज है, लेकिन अचानक से उसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी आ जाए जो कि हमें पता ही नहीं थी, तो उसको पेटेंट करवा सकते हैं, यस, क्योंकि किसी ने इस पे रिसर्च की है, वो न्यू है, देन वो नॉन ऑब्वियस है क्योंकि किसी को पता नहीं है, इन्वेंटेबिलिटी का स्टेप हो गया, एंड वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेबल, मतलब इंडस्ट्रीज में उसका यूज हो सकता है, उसके उस कॉन्स्टिट्यूएंट से डिराइव करके हम लोग बहुत सारे मेडिसिन बना सकते हैं। तो जो न्यू यूज ऑफ हर्बल मेडिसिन है वो पेटेंटेबल है। दिस इज इनकरेक्ट आंसर, एंड दैट्स व्हाई ये ऑप्शन का करेक्ट आंसर, जो ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो बी। ठीक है, देन आता है क्वेश्चन नंबर 125 विच सेज दैट which among the following amino acid is was so named because of its sweet taste? Sweet taste की वजह से कौन सा अमीनो एसिड को क्लासिफाई किया गया? ऑप्शन इज ए फिनाइलएलेनिन, ऑप्शन बी इज टाइरोसिन, ऑप्शन सी इज ग्लाइसिन, या ऑप्शन डी इज प्रोलिन। आई विल वेट फॉर 5 सेकेंड्स, अगेन आप डिटरमाइन कीजिए कौन सा करेक्ट आंसर है। सो आई होप आपको करेक्ट आंसर मिल गया होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी दैट इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है वो अमीनो एसिड जो है वो नेम किया गया है उसके स्वीट टेस्ट की वजह से। ग्लाइसिन का मीनिंग ग्लाइकॉन, ग्लाइकॉन का मीनिंग होता है स्वीट टेस्ट, ग्लाइकॉन का मीनिंग होता है स्वीट। ठीक है, सो ग्लाइसिन इज द करेक्ट आंसर। देन आता है विच अमीनो एंड अमाइनो एसिड, या सच इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको कैसे पता चलता है? जैसे मैंने एनपीएससी का डिस्कस किया, एनपीएससी का असिस्टेंट कमिश्नर का पेपर, उसमें अमाइनो एसिड के ऊपर भरपूर क्वेश्चन थे। तो उससे ये पता चलता है कि जो एग्जामिनर होता है ना, वो सिर्फ खुद के एरिया का छोड़ के दूसरे एरिया को भी एक बार तो देखता होगा, भले ही ना देखे, लेकिन जो एग्जामिनर है उनके माइंडसेट तो सेम है, दोनों ने अमीनो एसिड को अगर इंपॉर्टेंस दिया है, तो अगर आप वो पेपर करके जाते तो अमीनो एसिड को भी करके जाते डिटेल्स में, तो ये आंसर भी आपका हो जाता। देन आता है क्वेश्चन नंबर 126 जिसमें कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस द सेंसिटिविटी ऑफ टीथ टू हीट एंड कोल्ड? अगेन इजी क्वेश्चन। मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, या नन ऑफ द अबव? गिव यू 5 सेकेंड, आप रिमाइंड कीजिए क्या है करेक्ट आंसर। सो यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी दैट स्ट्रोंशियम क्लोराइड जो है उसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि वो जो सेंसिटिविटी होती है टीथ की, चाहे फिर वो कोल्ड हो या हीट हो, इन सब की सेंसिटिविटी को रिड्यूस करने का काम होता है स्ट्रोंशियम क्लोराइड का। देन आता है क्वेश्चन नंबर 127 विच ऑफ द फॉलोइंग इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज इज कॉमन इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस? फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में कौन सी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जो है वो कॉमन है? ऑप्शंस आर हेवी मेटल्स, sulfates, chlorides, या D, all of the above? So again give you 5 seconds, think of this and answer me. So yes, the correct answer for this is all of the above. ये जो सारे है, हैवी मेटल्स हो गए, सल्फेट्स हो गए, क्लोराइड्स हो गए, ये सारे जो है ये इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज आते हैं फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में। ऐसा कोई स्पेसिफिकली हम कैटेगराइज नहीं कर सकते। इट इज हैवी मेटल्स ऑल्सो, क्लोराइड्स भी है, सल्फेट्स भी है, हमको मिलते हैं। देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 128। यहाँ पे आपको लिमिट टेस्ट के बारे में पूछा गया है, जिसमें पूछा है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट यूजिंग बेरियम क्लोराइड? तो इसमें प्रिंसिपल पूछा गया है, एंड इसमें आपको पता चलना चाहिए कि आपका जो भी सोर्स है, सबस्ट्रेट जब रिएक्ट करता है और जो प्रोडक्ट बनता है, तो वो प्रोडक्ट के बारे में, जो प्रेसिपिटेट बनाता है उसके बारे में पूछा है। आपको पूछा है सल्फेट आयन फॉर्म्स अ ब्लैक प्रेसिपिटेट, सल्फेट आयन फॉर्म्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट, सल्फेट आयन फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट, या सल्फेट आयन फॉर्म्स नो प्रेसिपिटेट? हमको पता है टर्बिडिटी मिलती है, यानी कि प्रेसिपिटेट तो बनता है, तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाता है। बाकी के 3 ऑप्शन में से आपको ऑप्शन चूज करना है।
अगेन लिमिट टेस्ट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अगेन वापस से बोल रही हूँ, एमपीएससी का ड्रग इंस्पेक्टर का जो असिस्टेंट कमिश्नर का एग्जाम हुआ था, लिमिट टेस्ट पे भर के क्वेश्चन पूछे थे, भर के। अगेन पॉइंट टू बी प्रूव्ड कि सारे क्वेश्चंस पेपर इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे फिर वो स्टेट स्पेसिफिक हो या ना हो, तो वो भी चीज आप वापस आप पे डिपेंड करता है, आपको देखनी है तो देख सकते हैं। सो अगेन गिव यू 5 सेकेंड, थिंक ऑन इट एंड गिव योर सेल्फ द आंसर। So yes, the correct answer for this is option B. जो सल्फेट लिमिट टेस्ट में सल्फेट की लिमिट टेस्ट में सल्फेट को जब रेडियम क्लोराइड से रिएक्ट करवाते हैं, तो जो सल्फेट आयन जो है वो हमको व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट दिखाता है, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट इज द करेक्ट आंसर। Then is question number 129, which says dash are the agents used for neutralizing excess acid in the stomach. Very easy question. Options is cathartic, purgatives, antacid or astringents. So 5 seconds. Again, I don't think 5 seconds की भी need होगी, आपको तुरंत आंसर मिल गया होगा, but still take 5 seconds. So yes, the correct answer for this is antacid as a substance जो कि use किया जाता है as a agent, जो excess acid of the stomach को neutralize करता है, जबकि हमारा जो कैथार्टिक एंड परगेटिव जो है वो बॉवल मूवमेंट से रिलेटेड है ना, एस्ट्रोजन हमको पता है प्रोटीन से कुछ रिलेशन रखता है। देन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स प्रिवेंट द डेंटल डीके, कौन से एजेंट जो है डेंटल डीके को प्रिवेंट करता है या डेंटल कैविटीज को प्रिवेंट करता है। ऑप्शन इज सोडियम फ्लोराइड, option B is stannous fluoride, option C is sodium monofluorophosphate, and option D is all of the above. Again give you 5 seconds, please think on this and answer me. So yes, the correct answer for this is all of the above. हमको पता है जो फ्लोराइड होता है, फ्लोराइड इसमें वो प्रॉपर्टी होती है कि वो डेंटल डीके को प्रिवेंट कर सकता है। सो ये तीनों भी ऑप्शन है उसमें फ्लोराइड कंसिस्ट है, एंड इसके वजह से ये तीनों भी करेक्ट हो जाते हैं, एंड दस द ऑप्शन डी गेट्स करेक्ट, दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। Sodium fluoride is correct, stannous fluoride is correct, and sodium monofluorophosphate is also correct, which prevent the dental decay या dental cavities को। Last 10 questions for this part. The unit for expressing radioactivity is, units पूछा गया है जो radioactivity express करने के लिए यूज किया जाता है। यूनिट वाला टॉपिक आरआरबी के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। Then options is becquerel, curie, both A and B, and none of the above. 5 seconds, think on it. So yes, the correct answer for this is option C is the correct answer. That is दोनों भी becquerel as well as curie, ये दोनों भी यूनिट जो है वो हम लोग रेडियो एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। देन आते हैं केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जहाँ पे आपको पूछा गया है विच इज द लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, फाइल मीन्स लविंग एंड इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन लविंग। तो ऐसा कौन सा है जो लीस्ट रिएक्टिव है टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज के लिए कौन सा चीज है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि लीस्ट रिएक्टिव है। ऑप्शन इज बेंजीन, बी पायरिडीन, सी इंडोल एंड डी पायरोल। कैन यू थिंक ऑफ इट for 5 seconds, think, then I will tell you the answer. Least reactive पूछा है, not most reactive, ठीक है, least reactive। बेंजीन, pyridine, इंडोल या पायरोल। लेट्स सी द आंसर। बेंजीन का स्ट्रक्चर ये होता है, we know that, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपके लिए जूम कर देती हूँ, ये बेंजीन हो गया, ठीक है। बेंजीन में एरोमेटिसिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। देन उसके बाद आता है इंडोल का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इंडोल का स्ट्रक्चर हो गया। देन उसके बाद आएगा pyridine का स्ट्रक्चर, एंड देन उसके बाद आएगा पायरोल का स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में, ताकि आपको ज्यादा डिटरमाइन हो सके करेक्ट आंसर। आपको पूछा गया लीस्ट रिएक्टिव कौन सा इलेक्ट्रोफाइल के तरफ। सो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो ऑलवेज जो इलेक्ट्रॉन से डेंसिटी, रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तब जाके इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। सो बेंजीन तो ऑलवेज रेजोनेटिंग फॉर्म हमको पता है, रेजोनेंस के थ्रू हमको इसका आंसर मिलेगा। सो ये जो है इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है तो इलेक्ट्रोफाइल इसको इजीली अटैक कर सकता है, तो ये लीस्ट रिएक्टिव नहीं होता। ऑप्शन बी एलिमिनेट, ए एलिमिनेटेड, बेंजीन एलिमिनेटेड।
उसी तरह से इंडोल में जो है ये अगेन लोन पेयर लोन पेयर जो वो यूज किया जाता है एरोमेटिसिटी रेजोनेटिंग सब्सटेंस के लिए, एरोमेटिसिटी मेंटेन करने के लिए। अगेन ये लोन पेयर ये रिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये अगेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेंटेन करता है इस रिंग की, सो इलेक्ट्रोफाइल अगेन अटैक कर सकता है। पायरॉल में अगेन ये जो लोन पेयर है ये यूज किया जा सकता है टू मेंटेन दिस एरोमेटिसिटी, एंड दस ये जो रिंग है वो सफिशिएंटली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाती है ताकि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सके। लेकिन पेरिडीन में जो ये लोन पेयर है ना ये पार्टिसिपेट नहीं करता रेजोनेटिंग फॉर्म में। ये जो है ना ये बॉन्ड्स दिख रहे हैं ना ये इटसेल्फ जो है ना वो घूमते रहते हैं, ये लोन पेयर पार्टिसिपेट ही नहीं करता। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो रिंग में डेफिशिएंट हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक नहीं कर सकता। दैट्स वाई जो लीस्ट रिएक्टिव जो है ना वो ऑप्शन बी है। आई होप यू गॉट इट। क्योंकि हमारा जो पेरिडीन का स्ट्रक्चर है उसका लोन पेयर जो है पार्टिसिपेट नहीं करता रेजोनेंस में। आपने रेजोनेंस टॉपिक किया होगा अच्छे से आपके ड्यूरिंग स्टडीज टाइम, डिग्री टाइम, डिप्लोमा टाइम, तो आपको पता होता है इसका आंसर। क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं करता इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उस लोन पेयर के पास ही रहती है, वो रिंग की तरफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती। इसकी वजह से इलेक्ट्रोफाइल को मौका नहीं मिलता इस रिंग पे अटैक करने के लिए। गॉट इट? दिस इज द आंसर। Then question number 133 says ethanoic anhydride cannot undergo substitution reaction with। अभी आपको पूछा इथेनोइक एनहाइड्राइड मतलब एसिटिक एनहाइड्राइड। सो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसके साथ नहीं जाता? ऑप्शन ए इज CH3NH2, ऑप्शन बी इज CH3OH, ऑप्शन सी इज NaCl in CH3COOH, ऑप्शन डी इज एक्वेस NOOH। ठीक है, इसमें अगेन आपको एक मेंटली रिएक्शंस को करके देखना पड़ेगा। पहले तो है मिथाइलामाइन, देन आता है मिथेनॉल, देन आता है NaCl in एसिटिक एसिड एंड एक्वेस NOH। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, प्लीज थिंक 5 मिनट्स के लिए, और नॉट 5 मिनट्स, 5 सेकेंड्स के लिए। सो इसमें जो करेक्ट आंसर जो है वो है सी, मतलब जो इथेनोइक एनहाइड्राइड होता है, जो एनहाइड्राइड होता है वो NaCl इन CH3OH के साथ कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। अमाइन के साथ रिएक्शन देगा अमाइड बनाने के लिए, CH3OH के साथ भी रिएक्शन देगा, इससे एस्टर भी बनता है, एक्वेस NaOH के साथ सोडियम एसीटेट भी बन जाएगा उसका। ठीक है, लेकिन जो NaCl इन CH3OH है इसके साथ वो रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज सी। देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 134 जिसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? ऑप्शन इज एसिटिल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, क्लोरोबेंजीन या मिथॉक्सीबेंजीन। इसमें आपको वो कंसेप्ट याद आना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप, एक्टिवेटर, डीएक्टिवेटर, रिंग डीएक्टिवेटर, उसकी वजह से आपको ये आंसर आ जाता। सो एसिटिल बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, इथाइल बेंजीन, मिथॉक्सीबेंजीन, इसमें से जो करेक्ट आंसर जो है हमारा वो है मोस्ट बोला है। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा मिथॉक्सीबेंजीन। क्यों? एसिटिल बेंजीन जो है वो डीएक्टिवेटिंग है, रिंग डीएक्टिवेटर। ठीक है, रिंग डीएक्टिवेटर। क्लोरोबेंजीन अगेन रिंग डीएक्टिवेटर। ठीक है, क्योंकि ये सब लोन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को खुद के तरफ खींचते हैं। क्लोरोबेंजीन भी खुद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से वो खुद के तरफ खींचेगा। इथाइल बेंजीन जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन एज कम्पेयर टू मिथॉक्सीबेंजीन, मिथॉक्सीबेंजीन यानी कि एनिसोल। ठीक है, मिथॉक्सीबेंजीन को एनिसोल भी कहते हैं। ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मिथॉक्सीबेंजीन जिसको हम एनिसोल कहते हैं। ठीक है, सो क्या होता है कि मिथॉक्सीबेंजीन जो है और इथाइल बेंजीन ये दोनों भी जो है ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से ये जो रिंग है ना वो प्रॉपरली इलेक्ट्रोफिलिक हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आराम से हो सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है, इन दोनों में से डी कैसे करेक्ट आंसर हुआ? जो यहाँ का लोन पेयर है ना ऑक्सीजन का, ये बहुत ही नेगेटिव बना देता है, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर प्रोन बना देता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। सो एज कम्पेयर टू इथाइल बेंजीन कैसी होगी? CH2CH3 ये हो गई इथाइल बेंजीन। ठीक है, ये नॉर्मल कार्बन, जबकि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन होता है, जिसकी वजह से एनिसोल जो है वो करेक्ट आंसर है। मिथॉक्सीबेंजीन इज द करेक्ट आंसर बिकॉज इट मेक्स द एरोमेटिक रिंग मोर प्रोन फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 135 which one of the following statement regarding the SN1 mechanism is wrong? SN1 mechanism के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए, उसमें से एक स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन इज SN1 reactions are unimolecular, SN1 reactions are first order, SN1 mechanism involves a single step and SN1 reaction usually occurs in 2 step। अब आप यहाँ पे देखो फिर अगेन वही चीज हुई, ये दोनों
ऑपोजिट स्टेटमेंट है, ठीक है। चांसेस है इन दोनों में से एक ही आंसर होगा, या तो वो सिंगल स्टेप है या तो 2 स्टेप है। ये चीज आपको पता नहीं होगी तो भी चल जाएगा, ठीक है। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एंड एज पर दिस इट इज द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। सो SN1 रिएक्शन यूनिमोलिकुलर होती है, करेक्ट। SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर होती है, करेक्ट। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, पहले कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, देन उसके बाद अटैक होता है, ऐसे 2 स्टेप में होती है। सिंगल स्टेप में ये रिएक्शन नहीं होती, इसलिए ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है। एज सच ये गिवन इट इज SN1 मैकेनिज्म से रिलेटेड रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 136, इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट IUPAC नेम पूछा गया, ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, ये कंपाउंड दिया गया है। एंड ऑप्शन इज 4-methyl pent 3-in, 2-ethyl pent 2-in, 3-methyl hex 3-in, 4-methyl hex 3-in। अगर आपको इसमें से डिटरमाइन करना हो तो आपको IUPAC नेम देना है। तो किस तरह से, पहले रिंग को खोल लीजिए फटाफट से। CH2CH आ गया, डबल बॉन्ड C, देन उसके बाद CH3 है, देन CH2 है, CH3। इस तरह से मैंने रिंग को स्ट्रेट फॉर्म में बना दिया ताकि मेरे बेनिफिट के लिए। हमको पता है जो भी डबल बॉन्ड होगा या जो भी अटैचमेंट होती है उसको लीस्ट पॉसिबल नंबर हम देने की कोशिश करते हैं। तो इट इज 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग देंगे तब ये जो डबल बॉन्ड है इसको थर्ड नंबर मिलेगा। लेकिन अगर हम उल्टा देते 1 2 3 4 तो वो ये वाला जो ग्रुप है इसको 4th नंबर चला जाता है, एंड इस वाले ग्रुप को भी 3 नंबर आता है, लेकिन ये वाले ग्रुप को 4 नंबर जाता है। तो हमको देखना है कि जो सब्सटीट्यूशन होता है उसको भी लीस्ट पॉसिबल नंबर पहुंच सके, इसलिए हम जो है वो 3 कंसिडर करते हैं कि 3 पे डबल बॉन्ड भी कंसिडर हो जाएगा एंड CH3 भी कंसिडर हो जाएगा। तो लीस्ट पॉसिबल नंबर दोनों को मिल जाएगा, फंक्शनल ग्रुप को भी मिल जाएगा एंड साथ में जो सब्सटीट्यूशन है उसको भी मिल जाएगा। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, पहले तो देखते 6 है, 6 है तो हेक्सेन है। तो हेक्सेन से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन हमारे पास? 2 है, D, C और D, ये 2 ऑप्शन बचे, A और B कैंसल आउट हो जाते हैं। देन उसके बाद आपको पूछा गया है इट इज 3-methyl hex 3-in। तो 1 2 3 पे मिथाइल ग्रुप और हेक्स थर्ड पे डबल बॉन्ड, सो हेक्स 3-in। इस तरह से ये जो ऑप्शन है ऑप्शन सी बिकम्स द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे हम लोग 4th पे मिथाइल ग्रुप चला जाता है अगर हम ऊपर से नंबरिंग देते तो, ठीक है। इसलिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस IUPAC nomenclature। Then is question number 137. Which of the following has the highest priority under the Kane-Ingold Prelog sequence rule, जिसको CIP रूल भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट प्रायोरिटी किसको होती है? CH3 को, CH2OH को, CHO को या CH2Cl को? So think on this and tell me the correct answer. सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, CH2Cl, बिकॉज ये जो Cl ग्रुप है इसका हम केन प्रीलॉग रूल के अकॉर्डिंग Cl जो है हाईली एटॉमिक नंबर वाला है, डायरेक्टली अटैच्ड है, इसकी वजह से ये जो है करेक्ट आंसर दैट इज डी, CH2Cl इज द करेक्ट आंसर एज पर दिस रूल। देन आता है क्वेश्चन नंबर 138। Which compound is not a constitutional isomer of but2in? but2in का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर नहीं है? एंड हमको पता है आइसोमर्स क्या होते हैं, जस्ट रीअरेंजमेंट करना है उस मॉलिक्यूल में, उसको आइसोमर कहा जाता है। सो हम सारे ऑप्शंस को पहले बना लेते हैं एंड देन उसके बाद देखते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन बोला है साइक्लोब्यूटेन, तो ये हो गया साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। देन बोला गया है, नीचे देखते हैं 2-methyl prop 1-in। सो प्रॉप बोला है तो 3 कार्बन प्रॉप, 2 पे मिथाइल ग्रुप आ गया एंड 1 पे इन आ गया। सो ये जो है ये बन गया इसका ऑप्शन सी का स्ट्रक्चर, साइक्लोब्यूटीन। देन उसके बाद है ब्यूट 1-in। ये हो गया ब्यूट 1-in, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर्स हमने ड्रॉ कर लिए। अभी आपको पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर नहीं है इसका, ठीक है। तो इसमें आपको पहले तो पता चल, अगर बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ करे भी आपको पता करना है तो ये इन है, डबल बॉन्ड है तो हम लोग इन यूज करते हैं। चारों ऑप्शन में से सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें इन यूज ही नहीं हुआ है, इसमें डबल बॉन्ड यूज ही नहीं हुआ, तो ये आइसोमर हुआ ही कैसे? क्योंकि हम लोग इसी का रीअरेंजमेंट करके आइसोमर बनते हैं। बाकी सब में डबल बॉन्ड है बट इसी एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड है ही नहीं, या एन है, एन मतलब ये
अल्काइल ग्रुप बोला, यहाँ पे इन वाला अल्केन में आ गया, वो अल्कीन में नहीं आ गया, ठीक है, ये अल्केन हो गया, बाकी सब अल्कीन वाले स्ट्रक्चर है। ऐसे भी करके आप बेसिक स्मार्ट वर्क से इसको सॉल्व कर सकते थे। बट अगेन मैं आपको बता देती हूँ, साइक्लोब्यूटेन तो ये इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं, तो ये रिलेट नहीं करता। ये और ये रिलेशन में रखता है, जैसे मैंने वापस से बताया था कि ये दोनों रिलेटेड है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी। एंड बाकी का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसी का रीअरेंजमेंट करके ये स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हो गए, ठीक है। देन आता है क्वेश्चन नंबर 139, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अ सेकेंडरी अमाइन? कौन सा कंपाउंड जो है वो सेकेंडरी अमाइन है? पाइरिडीन, पिपेरिडीन, साइक्लोहेक्साइलमाइड या नन ऑफ द अबव? अगेन आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो हम फटाक से स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। पहले है पिरिडीन का स्ट्रक्चर, ये हो गया पिरिडीन का स्ट्रक्चर। देन है पिपेरिडीन का स्ट्रक्चर, पिपेरिडीन का स्ट्रक्चर। देन आता है साइक्लोहेक्साइल अमाइन का स्ट्रक्चर। एंड आपको इसमें पूछा गया है सेकेंडरी अमाइन कौन सा है, सेकेंडरी अमाइन कौन सा है? तो मैं बता दूं, नाइट्रोजन की वैलेंसी जो होती है वो 3 होती है एंड एक लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन जब तीनों भी हाइड्रोजन से अटैच्ड होता है तो उसको प्राइमरी अमाइन बोला जाता है। नाइट्रोजन जब एक हाइड्रोजन से अटैच होता है तो उसको सेकेंडरी अमाइन बोला जाता है। एंड नाइट्रोजन जब तीनों बॉन्ड से विदाउट एनी हाइड्रोजन अटैच होता है तो उसको टर्शियरी अमाइन बोला जाता है। अभी तीनों में जो है ना सेकेंडरी अमाइन आपको सामने दिख गया है, पिपेरिडीन इज द करेक्ट आंसर। पिरिडीन में देखो ये नाइट्रोजन जो है इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है और इसके 3 बॉन्ड है, ठीक है, नाइट्रोजन पे 3 बॉन्ड हो गया तो ये टर्शियरी अमाइन हो गया। पे NH2 है, इसके पास 2 हाइड्रोजन होने की वजह से ये हो गया प्राइमरी अमाइन। लेकिन पिपेरिडीन के स्ट्रक्चर में हमारे पास 2 बॉन्ड है और 1 हाइड्रोजन है, इसलिए वजह से ये हो गया सेकेंडरी अमाइन का स्ट्रक्चर। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज पिपेरिडीन इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 139। इस तरह से आपको क्वेश्चन के स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके आपके आंसर आ जाएंगे। देन आता है which of the following catalyst is used for hydrogenating unsaturated acid into saturated fatty acid? unsaturated acid को unsaturated acid को saturated fatty acid में कन्वर्ट करने के लिए कैटलिस्ट कौन सा है? आंसर इज स्ट्रॉन्शियम। क्वेश्चन इज स्ट्रॉन्शियम, सॉरी, ऑप्शंस आर स्ट्रॉन्शियम, लेड, निकेल या नन ऑफ द अबव। थिंक फॉर 5 सेकेंड्स एंड आंसर। लास्ट क्वेश्चन है, देन इसके बाद ये पार्ट खत्म हो जाएगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, निकेल को बहुत बार हम यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेटिंग द अनसैचुरेटेड एसिड इनटू द सैचुरेटेड फैटी एसिड। सो हियर वी फिनिश्ड 50 क्वेश्चंस पार्ट 1 में। इसके टोटल 300 क्वेश्चंस है, जिसमें से हमने 50 आज देख लिए हैं। हम आगे आने वाले पार्ट्स में आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको कोई भी चीज की जरूरत हो तो हमारे GDC क्लास ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वापस से बता देती हूँ, ये हमारा ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से जाके आपको ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करके क्लिक कीजिए। आपको ये सारा आप पढ़ सकते हैं कि डेली क्विज़ेस प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल्स है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स, आपको सारी चीजें मिल सकती है। जाके एक बार देखिए, GDC क्लासेस ऐप पे विजिट मारिए एंड यस, इस चीज का फायदा उठाइए जो आपके लिए बनाई गई है, ड्रग इंस्पेक्टर की बुक्स है। एंड कोई भी चीज की जरूरत हो तो डू कनेक्ट टू द हेल्पलाइन नंबर। आपको GDC क्लासेस का ऐप डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ऐप की लिंक। एंड अगर आप iOS यूजर है तो आपको माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करना है एंड वहाँ पे जो ORG कोड पूछा होगा, ORG कोड, उसमें जाके आपको GDC क्लासेस ये डालना है, देन आपको एक्सेसिबल हो जाएगा GDC क्लासेस ऑन iOS सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी जरूरत हो तो आप हेल्पलाइन नंबर, GDC के हेल्पलाइन नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी 100% हेल्प करेंगे। इसके अलावा थैंक सो मच फॉर बीइंग पेशेंटली अप टिल listening to this video up till here. Thank you so much. Stay tuned to GDC classes. We'll meet for the next part very soon. Thank you.